राजनंदिनी जिंदा है कि क्या मर गई? है क्या वो? ओके। तो कुछ नहीं है, सिंपल सा एक ओवरव्यू देख लेते हैं इसमें। ठीक है ना? तो अच्छा, किसी ने रीडिंग किया था इसका? थोड़ा माइक ऑन करके बोलना, क्योंकि मैं मैसेज बॉक्स नहीं देखने वाला हूँ अभी। मैंने थोड़ा सा पहला वाला किया बट एंडिंग तक नहीं किया। नहीं, एंडिंग तक तो पॉसिबल नहीं है इसका। मैंने भी किया था। तो मैं कहाँ से शुरू करूँ वो बताओ। स्टार्टिंग का थोड़ा सा रिवाइज कर दो और बाकी तुम जैसे बनाना चाहते हो वैसे ही स्टार्ट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। तो ये जो उप्स है वो हम लोग बेसिकली सी प्लस प्लस पे बेस्ड देखने वाले हैं। ठीक है ना? तो इस पे जो है हमको मेन चार कॉन्सेप्ट मिलेगा। और सबसे पहला है इनहेरिटेंस, डेटा बाइंडिंग, पॉलीमॉर्फिज्म, और बाकी है वो हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है ना? तो बेसिकली ऊप्स के लिए हमको दो चीज़ें मेनली यूज़ करना होगा। एक है ऑब्जेक्ट, जिसको हम लोग कोई भी रियल वर्ल्ड एंटिटी को, जिसका कोई भी एक स्टेट हो, एक बिहेवियर हो, हम लोग उसको एक ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। ठीक है? ये ज़रूरी नहीं है कि वो किस टाइप का होगा, ये फिजिकल और लॉजिकल भी हो सकता है। या फिर हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि एनी वेरिएबल ऑफ टाइप ऑफ क्लास टाइप इज एन इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। ठीक है? फॉर एग्जांपल, अभी अगर हमारे पास मा, मान लेते हैं एक क्लास है स्टूडेंट। ठीक है? जिसके अंदर यहाँ पे कुछ हमारे फील्ड्स हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ स्टूडेंट एस, तो ये जो क्या बोलते हैं, ये जो मेरा एस है ये मेरा का ऑब्जेक्ट है। ठीक है? या फिर एक और चीज़ भी हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे, जैसे ऑब्जेक्ट इज मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए क्लास। ठीक है ना? हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। एक मिनट। अच्छा, क्लास कुछ नहीं होता, ये एक लॉजिकल एंटिटी है। ठीक है ना? और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम लोग क्लास बोलते हैं। क्लास एक बेसिकली क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट है। ठीक है ना? किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट और बिहेवियर को उसका क्लास डिफाइन करता है। जैसे मैंने यहाँ पे बोला मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए क्लास, तो क्लास उस ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, उसका बिहेवियर डिफाइन करता है। ठीक है ना? उसको हम लोग क्लास बोलते हैं। बेसिकली चार मेन पिलर है हमारा ओपी का: इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन और एनकैप्सुलेशन। स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? हाँ। चलो, सबसे पहले इनहेरिटेंस। व्हेन वन ऑब्जेक्ट रिक्वायर्स ऑल द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स ऑफ पेरेंट ऑब्जेक्ट, इट इज नोन एज इनहेरिटेंस। इट प्रोवाइड्स कोड रीयूजेबिलिटी। इट इज़ यूज टू अचीव रन टाइम पोलीमॉर्फिज्म। तो रन टाइम पोलीमॉर्फिज्म क्या होता है वो हम लोग बाद में देखेंगे। अगर जस्ट फॉर इंस्टेंस अगर बोलूँ, जो मैंने डायनामिक बाइंडिंग बोला था वही एक्चुअली यहाँ पे रन टाइम पोलीमॉर्फिज्म है। ये उसका एक दूसरा नाम बोल सकते हो। ठीक है ना? इनहेरिटेंस बाद में और भी डिटेल में है, तो हम लोग वो देखेंगे। सेकंड है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मीनिंग
अगर मैं सिंपली बोलूँ वन थिंग इन मैनी फॉर्म्स, ठीक है। अगर मैं पॉलीमॉर्फिज्म सिंपली बोलूँ, इसका मतलब होगा वन थिंग इन मैनी फॉर्म्स, ठीक है। तो पॉलीमॉर्फिज्म दो टाइप का होता है, स्टैटिक और डायनामिक, या फिर हम लोग कंपाइल टाइम और रन टाइम भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसका टाइप्स होता है दो, एक होता है स्टैटिक या फिर कंपाइल टाइम, और दूसरा होता है डायनामिक मतलब रन टाइम, ठीक है। वो हम लोग बाद में देखेंगे क्या होता है। नेक्स्ट है हमारा एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन जो मैंने पहले बोला था, जो ज़रूरत है वही दिखाएंगे और जो नहीं है उनको छुपा के रखेंगे। वही लिखा है यहाँ पे, हाइडिंग इंटरनेट डिटेल्स एंड शोइंग द फंक्शनैलिटी इज नोन एज एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है ना। ये एग्जांपल छोड़ो, क्योंकि मान लो क्या बोलूँ मैं, एब्स्ट्रैक्शन में बेसिकली कुछ नहीं होता। जैसे अभी मान लो एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, स्टूडेंट नहीं है, से देयर इज ए पर्सन क्लास, ठीक है, एंड कैपिटल पी इज ए ऑब्जेक्ट ऑफ पर्सन, ठीक है। तो पी के पास कुछ उसका मार्कशीट होगा, ठीक है ना, फिर उसका एक पर्सनल इन्फो होगा, मान लेते हैं उसका कुछ एक मेडिकल हिस्ट्री भी है। तो जब भी ज़रूरत होगा, मार्कशीट जो होगा, मार्कशीट एंड पर्सनल इन्फो, वो सब हमारा पब्लिक इन्फॉर्मेशन होगा। ये सब मेरा पब्लिक इन्फॉर्मेशन मतलब एक्सेस टू ऑल। लेकिन मेडिकल हिस्ट्री जो होगा वो मेरा प्राइवेट इन्फॉर्मेशन होगा, मतलब हिडन इन्फो होगा। वही चीज़ यहाँ पे बोला है कि जो हमको ज़रूरत है हम वही दिखाएंगे, बाकी सब कुछ हिडन रखेंगे, ठीक है ना। एनकैप्सुलेशन तो सिंपल सा है, बाइंडिंग और रैपिंग कोड और डाटा टुगेदर इनटू ए सिंगल यूनिट इज नोन एज एनकैप्सुलेशन। ये सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा बोलने का नहीं है, ठीक है ना। ये एडवांटेजेस ऑफ ऊप्स है, वो थोड़ा देख लेना, अब कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है। इसमें ज़्यादा कुछ मेरा बोलने का नहीं है। ये 3 पॉइंट या तीनों पॉइंट में कुछ नहीं है। डेवलपमेंट ईजियर होता है, मेंटेनेंस, कोड मेंटेनेंस ईजियर होता है, ठीक है ना। ऊप्स के पहले जो हम लोग सी प्रोग्रामिंग करते थे उसको हम लोग प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोलते थे, मतलब सिर्फ फंक्शंस बेस्ड प्रोग्रामिंग। तो उससे ऊप्स बहुत बेटर है, ठीक है ना। ऊप्स हमको बहुत फीचर्स प्रोवाइड करता है जो हमको ये प्रोसीजर वाला कभी नहीं दे पाता था, ठीक है ना। उसके बाद डाटा हाइडिंग फीचर्स है, ये इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म में बहुत सारा है, ठीक है ना। वो सब देख लेना, तीन ही पॉइंट है यहाँ पे। ऑब्जेक्ट जो मैंने पहले बोला था, ए रियल वर्ल्ड एंटिटी इज नोन एज ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। इन अदर वर्ड ऑब्जेक्ट एज एंटिटी एज स्टेट एंड बिहेवियर, या स्टेट मीन्स डाटा एंड बिहेवियर मीन्स फंक्शनलिटी। क्या फंक्शन एक ऑब्जेक्ट के पास हो सकता है, और उसका स्टेट मतलब उसके अंदर का डाटा क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, ठीक है ना। ये एक रन टाइम एंटिटी है और रन टाइम पे ही क्रिएट होता है, लेकिन उसका हम लोग चेंजेस देखेंगे क्योंकि हमारे यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास, ठीक है। ये क्लास का इंस्टेंस है, ये हमेशा याद रखना। मैंने जो क्लास वेरिएबल बोला था, ऑल द मेंबर्स कैन बी एक्सेस्ड थ्रू ऑब्जेक्ट, ये कम्प्लीटली करेक्ट नहीं है क्योंकि हम लोग बाद में देखेंगे यहाँ पे एक डेटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट आएगा। तो उस पर हमको 3 चीज़ें मिलेगा, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, ठीक है ना। इन तीनों का अलग अलग मीनिंग होता है, तो हम लोग बाद में देखेंगे, अभी इतना वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वही मैंने स्टूडेंट S1 एक सिंपल ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। कैसे क्रिएट करते हैं हम लोग, ये एक सिंपल है क्लास। हम लोग C++ में क्लास कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। क्लास डिफाइन करने के लिए सबसे पहले क्लास कीवर्ड देंगे, फिर एक क्लास का नाम देंगे, वो कुछ भी हो सकता है। फिर कर्ली ब्रेस ओपन और कर्ली ब्रेस क्लोज के अंदर हम यहाँ पे फील्ड्स देंगे। एक बात याद रखना, एवरी वेरिएबल इनसाइड क्लास इज नोन एज डाटा मेंबर, ठीक है।
and every function declared or defined inside class is known as member function। ठीक है, ये टर्म हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं, इसलिए मैंने पहले से बोल दिया है। ठीक है ना, ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये आईडी, सैलरी, नेम है, देखो इनको बोला गया फील्ड और डेटा मेंबर, यहाँ पे बोला गया है। ठीक है ना, अभी ये बस एक सिंपल सा था कि हम लोग कैसे यहाँ पे क्लास डिफाइन करेंगे। ठीक है, अभी आता है क्लास एंड ऑब्जेक्ट का एग्जांपल। सिंपल कुछ नहीं है, एक स्टूडेंट क्लास बनाया यहाँ पे, एक आईडी दिया यहाँ पे और एक नेम दिया। ठीक है ना, फिर एक मेन फंक्शन के अंदर ये स्टूडेंट S1 जैसे लिखा, ये S1 क्या हो गया, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया जिसका टाइप स्टूडेंट है। ठीक है ना, उसके अंदर हमने आईडी को सेट किया। यहाँ पे एक और चीज़ नोट करने वाली है, फॉर एक्सेसिंग डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस वी यूज़ द डॉट। ठीक है ना, हम लोग डॉट यूज़ करेंगे यहाँ पे। रुको that member function, if the object is non pointer, अगर ऑब्जेक्ट पॉइंटर नहीं है we use the dot, and if the object is pointer type, तो हम लोग यहाँ पे we use, ये एरो ऑपरेटर है, हम लोग वो यूज़ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये बता देना, क्योंकि देखो यहाँ पे जो है ये S1 है, ये यहाँ पे क्या बोलते हैं अपना नॉन पॉइंटर है, तो इसलिए हमने यहाँ पे डॉट यूज़ किया। ठीक है ना, डॉट देके हमने वैल्यू दिया, फिर इनको प्रिंट कर दिया। ये सी आउट और एंडल क्या है वो हम लोग बाद में देखेंगे जब एक्चुअली में C++ होगा। अभी बस इतने समझ लो कि सी आउट इज यूज टू प्रिंट something to console for user output, and endl is basically used to print a new line, जिसको हम लोग more specifically हम लोग /n से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग मोर स्पेसिफिकली /n से डिनोट करते हैं। ठीक है, वो यहाँ पे प्रिंट हो गया है, कुछ ज़्यादा बोलने का नहीं है यहाँ पे। ठीक है ना, अभी यहाँ पे एक एग्जांपल है इनिशियलाइज एंड डिस्प्ले डाटा थ्रो मेथड। कुछ नहीं है, ये यहाँ पे एक मेंबर फंक्शन दिया है यहाँ पे। ठीक है ना, जिसके अंदर 2 पैरामीटर लिया है, इंट आई और स्ट्रिंग एन। उसके अंदर कुछ नहीं, आईडी को आई दे दिया, नेम को एन दे दिया, बस उतना ही चाहिए, और डिस्प्ले में डिस्प्ले कर दिया। तो सिंपल वैसा ही है। यहाँ पे हमने पहले यहाँ पे डायरेक्टली डाटा मेंबर को एक्सेस किया था, अब यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली मेथड को यहाँ पे क्या बोलते हैं वो करेंगे, एक्सेस करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि नॉन पॉइंटर है इसलिए हम लोग यहाँ पे डॉट यूज़ करेंगे। ठीक है ना, अच्छा अभी आता है दूसरा कॉन्सेप्ट, कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर कुछ नहीं है, इज ए स्पेशल मेथड विच इज इन्वोक्ड ऑटोमेटिकली एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। इट इज यूज टू इनिशियलाइज डाटा मेंबर्स ऑफ द new object. Generally the constructor in C++ has same name as the class or structure. ठीक है ना, there can be 2 types of constructor, default parameterized, एक थर्ड टाइप है जो उतना यूज़ नहीं होता लेकिन हाँ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, तो मेन देखने वाली बात यही है यहाँ पे, ये एक स्पेशल मेथड है which is invoked automatically at the time of creation of object। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, इट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द डेटा मेंबर्स ऑफ न्यू ऑब्जेक्ट, और इसका थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है हैज़ सेम नेम एज द क्लास। ठीक है, ये 3 मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कुछ नहीं है, एक कंस्ट्रक्टर विद नो आर्गूमेंट इज नोन एज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये एक एग्जांपल है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का, ये एक एग्जांपल है।
डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट T1 हुआ, ऑटोमेटिकली हमको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल दिखा देगा। सेम जैसे यहाँ पे हमने एम्प्लॉय E2 दिया, हमको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन्वोक दिखा देगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। ये देखो यहाँ पे 2 बार ऐसा आउटपुट आएगा। पैरामीटर्स कुछ नहीं है, ये कंस्ट्रक्टर विच इज पैरामीटर्स इज कॉल्ड पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर, ठीक है ना। मान लो हमको ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देना है, तो हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं यूजिंग दिस, ठीक है। यहाँ पे एक सिंपल सा कोड है, अगर मैं इसको थोड़ा सिंपली बोलूँ, यहाँ पे 2 फील्ड है, आईडी, नेम और सैलरी, 3 फील्ड है, ठीक है। ये एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, इसका कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा। ये जो है हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट नहीं, सॉरी, ये पैरामीटराइज्ड है। इसमें हमने 3 पैरामीटर लिया, इंट आई, स्ट्रिंग एंड फ्लोट एस, और तीनों का वैल्यू हमने यहाँ पे सेट कर दिया और बाद में डिस्प्ले के। ये देखो, ये एक सिंपल सा एग्जांपल है हाउ टू कॉल पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। इसके वैसे भी 2 तरीका है कॉल करने का। एक तो ये है कि हम ऐसा कुछ दे सकते हैं, जैसे एम्प्लॉय E1 इक्वल टू एम्प्लॉय, ठीक है। फिर इसके अंदर हमने यहाँ पे वैल्यूज़ दे दिया, जैसे यहाँ पे क्या दिया था 101, और सपोज T1 कोई एक नाम है और उसका 456.00 उसका सैलरी है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर कॉल फॉर क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इसी को हम लोग सेम लिख सकते हैं, एम्प्लॉय E2, सॉरी सेम E1 इक्वल E1, फिर ब्रैकेट में हम लोग यही तीनों चीज़ें पास कर देंगे। ये हम लोग का बेसिकली है इम्प्लिसिट। कंस्ट्रक्टर कॉल, दोनों का काम सेम ही है। एक में हम लोग खुद कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं ऐसे, और दूसरे में कंपाइलर अपने आप हम कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा हमारे लिए, वही डिफरेंस है। तो यहाँ पे एक्सप्लिसिट वाला कॉल यहाँ पे यूज़ किया है, ठीक है ना। अच्छा, अभी फिर यहाँ पे जैसे दोनों ऑब्जेक्ट हमारा इनिशियलाइज हुआ, हमको यहाँ पे दोनों मैंने डिस्प्ले कॉल कर दिया और हमको वहाँ पे पूरा आउटपुट मिल गया ऐसे, ठीक है ना। अभी आता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर वैसे तो बहुत पहले इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन अभी बहुत कम यूज़ होता है, ठीक है ना। ए कॉपी कंस्ट्रक्टर इज ए मेंबर फंक्शन विच इनिशियलाइजेज एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अनदर ऑब्जेक्ट। अभी तक क्या था, डिफ़ॉल्ट में नो पैरामीटर्स, पैरामीटराइज में वन और मोर पैरामीटर्स, ठीक है। और कॉपी में इनिशियलाइज यूजिंग अनदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल भी है, जैसे ये क्लास पॉइंट है जिसमें 2 फील्ड्स है एक्स और वाई, ठीक है। हमने यहाँ पे कॉपी पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर लिया x1 y1 जिसका पैरामीटर है, और x इक्वल टू x1 y इक्वल टू y1 सिंपली सेट कर दिया। अभी एक दूसरे, और ये है हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर जो हमने यहाँ पे यूज़ किया, ठीक है। इसमें देखना एक कॉन्स्ट क्यों दिया है वो छोड़ो अभी, ठीक है ना। ये P2 लिया है यहाँ पे, नोट करो सिर्फ, ये यहाँ पे P2 लिया है जिसका टाइप क्या है, पॉइंट टाइप है, ठीक है। x के अंदर P2 डॉट एक्स किया और y के अंदर P2 डॉट वाई किया, ठीक है ना। इसका एक और टर्म है is mainly used to create mirror or mirror object, or to make a clone of an object। किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हमको कोई मिरर चाहिए होगा या फिर उस ऑब्जेक्ट को हमको क्लोन करना होगा,
तो हमको कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज़ करना होगा, ठीक है ना। बेसिकली इसका यही काम है। एग्जांपल है, कोई कोड करके चाहो तो देख सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, अभी आते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग इन सी प्लस प्लस। ओवरलोडिंग कुछ नहीं है, जो मैंने पहले ही बोला था, को फंक्शंस हो या कंस्ट्रक्टर हो जो 90% सेम होगा, लेकिन उसमें जस्ट एक स्लाइट सा डिफरेंस आएगा, उसी को हम लोग कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग बोलेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है वी कैन हैव मोर देन वन कंस्ट्रक्टर इन ए क्लास विथ सेम नेम एज लॉन्ग एज ईच हैज़ ए डिफरेंट लिस्ट ऑफ आर्गूमेंट्स। ये डिफरेंट लिस्ट ऑफ आर्गूमेंट्स से हमको यहाँ पे ओवरलोडिंग बोलते हैं, ठीक है ना। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग एंड इज क्वाइट सिमिलर टू फंक्शन ओवरलोडिंग, ठीक है ना। वो बाद में है, हम लोग देख लेंगे। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो नोट करने वाली हैं। ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर एसेंशियली हैव सेम नेम एज द नेम ऑफ क्लास एंड डिफरेंट नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स, ठीक है ना। कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड डिपेंडिंग अपॉन द नंबर एंड टाइप ऑफ आर्गूमेंट्स पास्ड। मतलब कौन सा कंस्ट्रक्टर कब कॉल होगा, वो उसका टाइप ऑफ आर्गूमेंट्स, मतलब टाइप ऑफ वैल्यू पास एंड नंबर ऑफ वैल्यूज पास, वो उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। While creating an object, arguments must be passed to let the compiler know which constructor needs to be called. मतलब it is the responsibility of the programmer to mention the values which will decide what not which that will decide which constructor is to be called, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल है, जैसे यहाँ पे कंस्ट्रक्टर विद नो पैरामीटर्स मतलब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड कंस्ट्रक्टर विद 2 पैरामीटर्स इंट ए एंड बी, ठीक है ना। अभी यहाँ पे जैसे कंस्ट्रक्ट ओ दिया हुआ है तो मतलब ये डिफ़ॉल्ट वाला कॉल करेगा, मतलब 0 पैरामीटर वाला। कंस्ट्रक्ट O2 दिया हुआ है तो ये 1020 वाला कॉल करेगा। अगर यहाँ पे और एक कंस्ट्रक्टर होता तो हमको इसको उसी तरह से डिफाइन करना होता, ठीक है ना। अब तक कुछ डाउट? कोई डाउट? ना। तो कंटिन्यू करें ना। हाँ हाँ हाँ, कंटिन्यू करो। अच्छा, अभी आता है डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर का काम ही मतलब कंस्ट्रक्टर का एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है डिस्ट्रक्टर, ठीक है ना। और एक चीज़ मैंने पहले भी बोला था, नेम विल टेल एटलीस्ट 70 to 75% कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। जो टॉपिक का नाम है या फिर जो कॉन्सेप्ट का नाम है, उसी से हम लोग एटलीस्ट 70% पता चल जाता है कि वो एग्जैक्टली क्या है वहाँ पे। जैसे जैसे कंस्ट्रक्टर था तो कंस्ट्रक्टर ने क्या किया था, कंस्ट्रक्शन, वो कुछ बना रहा था, क्रिएट कर रहा था। किसका साउंड आ रहा है? मेरा मेरा। अच्छा, डिस्ट्रक्टर जो है वो एग्जैक्टली ऑपोजिट है, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, ये डिस्ट्रक्शन करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है ना। इट डिस्ट्रक्ट्स द ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लास, ठीक है। नोट करने वाली बात वही है, ये हर एक क्लास के लिए एक वन टाइम रहेगा, ठीक है ना। एंड लाइक कंस्ट्रक्टर इट इज इन्वॉल्व्ड ऑटोमेटिकली। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि C++ डिस्ट्रक्टर कैन नॉट हैव पैरामीटर्स, मोरओवर मॉडिफायर्स कांट बी अप्लाइड टू डिस्ट्रक्टर्स। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे मैं बोलता हूँ, मॉडिफायर्स जो है वो बेसिकली 3 है, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, ठीक है। इनका यूज़ क्या है हम बाद में देखेंगे, लेकिन कुछ पॉइंट्स है मैं यहाँ पे मतलब हाईलाइट करना चाहता हूँ कि नो मॉडिफायर इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ कंस्ट्रक्टर्स एंड डिस्ट्रक्टर्स, ठीक है। डिस्ट्रक्टर्स आर ऑलवेज डिफॉल्ट, ठीक है। डिस्ट्रक्टर आर ऑलवेज डिफॉल्ट मीन्स 0 पैरामीटर, 0 पैरामीटर्स होगा। डिस्ट्रक्टर्स
स्टार्ट विद दिस साइन, ठीक है ना, यहाँ पे दिया हुआ है प्रीफिक्स्ड विद द टिल्ड साइन, ठीक है। एंड constructors and destructors have always same name as that of class name। ये कुछ मेन पॉइंट्स है, ये हमेशा याद रखना, ठीक है ना। यहाँ पे डिस्ट्रक्टर का एग्जांपल दिया हुआ है, तो कब कैसे काम होता है, ठीक है ना। और एक है कंस्ट्रक्टर्स are called implicitly or explicitly at the time of creation of object, okay। Destructors are called when the scope means usability or availability object ends, ठीक है। जो एक और पॉइंट है, डिस्ट्रक्टर्स कैन नॉट बी कॉल्ड एक्सप्लिसिटली। डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होगा, लेकिन हम लोग उसको एक्सप्लिसिटली कॉल नहीं कर सकते कंस्ट्रक्टर, जैसे हमने पहले किया था, ठीक है ना। ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये मेनली याद रखने की ज़रूरत है। दिस पॉइंटर ये एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है, तो ये एक बार खुद देख लेना। अगर कुछ कन्फ्यूजन हो तो मुझे बोलना, मैं बाद में दिखा दूंगा। ये दिस पॉइंटर है, ठीक है। दिस पॉइंटर का एक एग्जाम्पल है कैसे काम करता है, ठीक है। ये एक बार खुद देख लेना। अब ये था एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन में कुछ नहीं है, जो मैंने पहले ही बोला था कि हम लोग जो रैपिंग करते हैं उसको हम लोग यहाँ पे एनकैप्सुलेशन बोलते हैं, ठीक है ना। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो। एनकैप्सुलेशन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ कॉन्सेप्ट दैट बाइंड्स टुगेदर द डाटा एंड फंक्शंस दैट मैनिपुलेट द डाटा एंड कीप्स बोथ सेफ फ्रॉम आउटसाइड इंटरफेरेंस एंड मिसयूज। एनकैप्सुलेशन लेड टू मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ डाटा हाइडिंग। अभी आएगा डाटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो डाटा हाइडिंग में हमको मेनली यहाँ पे 3 चीज़ें मिलेगा। पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड, जो मैं पहले से ही बोल रहा था, ठीक है ना। इनका अलग अलग यूज़ है, वो हम लोग अभी नेक्स्ट देखने वाले हैं। इसमें इतना कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये एक एग्जांपल है। एग्जांपल में ज़्यादा कुछ नहीं है। हमको यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर है, फिर एक मेंबर फंक्शन, 2 मेंबर फंक्शंस हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे प्राइवेट है, ठीक है ना। इनका यूज़ क्या है हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं। एब्स्ट्रैक्शन मैं पहले ही बोल चुका हूँ, इसको बस तुमको एक बार पढ़ना है कि एब्स्ट्रैक्शन एक्चुअली में होता क्या है। ये थोड़ा मोर डिटेल्ड है, ठीक है ना, विद एग्जांपल है, ठीक है ना। एक्सेस लेवल्स क्या है, फिर बेनिफिट्स ऑफ डाटा एब्स्ट्रैक्शन क्या है, फिर डाटा एब्स्ट्रैक्शन का एग्जांपल क्या है। एक्सप्रेशन कुछ नहीं था, हमको जो दिखाना है वही दिखाना है, और जो नहीं दिखाना है उसको क्या बोलते हैं, हिडन रखना है, ठीक है ना। अच्छा, अभी आता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस कराने से पहले मैं 1 मिनट में देख लेता हूँ। अच्छा, इनहेरिटेंस से पहले ये पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड वाला थोड़ा समझ लो। पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड, अच्छा, इन तीनों से मतलब सिर्फ वर्ड से क्या समझ में आता है, मुझे सिर्फ इतना बताओ। पब्लिक कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, प्राइवेट जो कि जहाँ पे क्रिएट होता है उसके बाहर नहीं होता है, और प्रोटेक्टेड सिर्फ क्लास के अंदर ही, मतलब जो प्रोग्राम लिखा है उसके अंदर ही मतलब एक्सेस कर सकते हैं। मैंने ऐसा नहीं पूछा, मैंने बस सिंपल इन जनरल टर्म्स पूछा है। क्लास, ऑब्जेक्ट, C++, प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर सब छोड़ दो, नॉर्मल सा बोलो। व्हाट डू मीन बाय पब्लिक? ओके, पब्लिक मतलब कोई भी एक्सेस कर सकता है। सिंपल, एक्सेस टू ऑल, ठीक है ना, और हाँ, एनी। प्राइवेट, जो कि इंडिविजुअल लोग ही एक्सेस कर सकते हैं, मतलब जिसका है वो। मतलब हिडन टू ऑल। हाँ,
और एनी, ठीक है। प्रोटेक्टेड क्या होगा? मतलब जो कि पासवर्ड लाइक प्रोटेक्टेड होता है ना, उस टाइप का। हाँ तो को उसका मतलब एक्सेस कर सकते हैं अगर मतलब उसका पासवर्ड पता हो तो, उस टाइप का। हाँ मतलब यही है कि एक्सेसिबल बट इन रीड मोड या फिर रीड ओनली मोड, बोल सकते हैं ना ऐसा? हाँ, राजसंजन, एनी डाउट? रीड ओनली मोड क्यों? ये रीड ओनली, मतलब उसको चेंज नहीं कर पाएंगे कोई भी। फॉर एग्जांपल तुम एटीएम कार्ड यूज़ करती हो, हम्म। तुम्हारा जो एटीएम कार्ड का जो पिन नंबर है वो क्या है? पब्लिक है, प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है? प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड है। मतलब हम्म। तु, तुम्हारे पास तो उसका एक्सेस है, लेकिन क्या तुम उसको चेंज कर सकती हो? पिन चेंज कर सकती हूँ। यस। नॉट इन दैट वे। पिन तुम कैसे चेंज करोगी? बहुत इजीली कर सकती हो चेंज, या फिर उसके लिए कुछ तुमको प्रॉब्लम होगा पे सबसे पहले? या फिर फॉर इंस्टेंस मान लो तुमने अपना एटीएम कार्ड का पिन मुझे बोल दिया, मैं उसको चेंज कर सकता हूँ? हाँ। कैसे चेंज करूंगा मैं तुम्हारा पिन? मैं कैसे चेंज करूंगा? अरे एटीएम कार्ड लेके जाओ, पिन चेंज कर लो। मजाक, मजाक नहीं हो रहा यहाँ पे? नहीं, लाइक सीरियसली बोल रही हूँ, अगर पासवर्ड है तो, अगर फॉर एग्जांपल मेरे फोन का पासवर्ड, इफ यू हैव माय फोन एंड यू कैन एंड यू नो द पासवर्ड, यू कैन डू एनीथिंग इन माय फोन, जस्ट लाइक द वे आई विल डू। चलो वो तो You मैं, can check my messages, you can check, you can delete my messages, you can send messages to somebody, and you can do anything, मतलब। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन सी प्लस प्लस के केस में प्रोटेक्टेड का मतलब होता है कि वो आउटसाइड वर्ल्ड्स पे एक्सेस नहीं होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नॉट एक्सेसिबल outside world but can be accessed in case of inheritance only। आप समझ में आया? ओके। मतलब हम्म। तुम्हारे घर पे वो चीज़ एक्सेस हो सकता है, लेकिन बाहर से वो नहीं दिखेगा। समझ में आया ना? हम्म। तो इनहेरिटेंस अभी बस इतना समझ लो, बाकी जब बाद में क्या बोलते हैं हम लोग इनहेरिटेंस देखेंगे तो और थोड़ा डिटेल में हमको समझ में आएगा, ठीक है ना? इनहेरिटेंस कुछ नहीं है, हमको एक क्लास का बिहेवियर दूसरे क्लास में लाने में हमको वो हेल्प करता है, ठीक है ना? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं दिखाता हूँ, दैट न्यू क्लास शुड इनहेरिट द मेंबर्स ऑफ एन एग्जिस्टिंग क्लास, ठीक है? इन दिस केस एग्जिस्टिंग क्लास इज कॉल्ड द बेस क्लास एंड द न्यू क्लास विच इनहेरिट्स इज नोन एज डिराइव्ड क्लास। ये बेस क्लास और डिराइव्ड क्लास हम लोग बहुत बार यूज़ करने वाले हैं, ठीक है? ये याद रखना। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, द आइडिया ऑफ इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट्स दैट इज ए रिलेशनशिप, ठीक है? फॉर एग्जांपल मैमल इज एन एनिमल, डॉग इज ए मैमल, देन हैंस डॉग इज एन एनिमल, ये वैसा आएगा, ठीक है ना? अभी देखते हैं क्या एक्चुअली में क्या है ये। ए बेस क्लास कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम वन और मोर क्लासेस which means it can inherit the data and functions from multiple base classes। बेस क्लास मल्टीपल हो सकता है, उसका हम लोग एग्जांपल बाद में देखेंगे किस टाइप का क्या होता है, ठीक है ना? टू डिफाइन ए derived class we use the class definition derivation list to specify base classes, class और classes। a derivation list names one or more base classes that has the form। इसका फॉर्म कुछ ऐसा है, पहले आएगा क्लास, फिर मेरा डेरिव क्लास का नाम, फिर कॉलन एक्सेस स्पेसिफायर, मतलब किस टाइप का इनहेरिटेंस चाहिए उसको, ठीक है? फिर बेस क्लास का नाम आएगा। अभी एक्सेस स्पेसिफायर में हम लोग पब्लिक भी दे सकते हैं, प्रोटेक्टेड भी दे सकते हैं, प्राइवेट भी दे सकते हैं, ठीक है? एक चीज़ है यूजिंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है? अगर प्राइवेट हुआ तो क्या होगा, पब्लिक हुआ तो क्या होगा, प्रोटेक्टेड हुआ तो क्या होगा? अगर प्राइवेट हुआ
नथिंग इज एक्सेसिबल, मतलब जो भी क्या बोलते हैं हमारा डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस प्राइवेट के अंदर लिखा होगा, ठीक है, वो नॉट एक्सेसिबल होगा। सिमिलरली अगर पब्लिक में लिखे तो एवरीथिंग इज एक्सेसिबल, और प्रोटेक्टेड में अगर लिखे तो नथिंग इज एक्सेसिबल टू आउटसाइड वर्ल्ड, ठीक है। एक मिनट, but can be accessed in, ऋषभ, हाँ वो सर ने गूगल क्लासरूम में कुछ असाइनमेंट दिया है। किसने? बीएन। ये भी अजीब बंदा है। देख लो, হেল্প करना यार। एक मिनट एक मिनट, কি যে অশান্তি কৰি থাকে দিনে ৰাতি বুজি নাপাওঁ দেই। বহুত অশান্তি রে। ঋষভ হেল্প সঁচা करना। দেই, ইমান অশান্তি মানে এই কাণৰ ওচৰত যে মহ ভিনভিনাই থাকে সেইটোৱে ইমান অশান্তি নকৰে, ই ইমান অশান্তি কৰি আছে। সঁচা একদম। খঙে উঠিছে আৰু দেই। 2 3 7 10 मार्क 10 पॉइंट्स का दिया था एक, लेकिन एक बात समझ में नहीं आया, इसने ड्यू 11:50 AM के दिया, अभी 12 बज रहा है, 10 मिनट तो ऑलरेडी हो गया, वो मिसिंग भी दिखा रहा है। Letter to the number is equal to the return number due then it's already 20 plus 2। आज छोड़ो, जो होगा होगा, देखा जाएगा, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो ओए 12:08 तक ही टाइम है। हाँ 12:08 तक टाइम है। तो तो वहाँ पे वो क्यों दिखा रहा है, क्या बोलते हैं 11? पता नहीं, सर का लिंक हमेशा उल्टा पुल्टा होता है। 8 मिनट्स है, चेक कर लो। एक मिनट, मेरे यहाँ पे 11:50 ड्यू दिखा रहा है। मेरे यहाँ पे भी तो सेम, मेरे यहाँ पे तो मिसिंग भी दिखा रहा है। बट लिंक तो मेरे यहाँ खोल पे भी है मिसिंग दिखा राइट। रहा है। अभी देखो 7 मिनट्स है, कुछ ना कुछ कर लेते हैं, 2 या 3 मार्क्स तो मिल जाएंगे। अच्छा एक मिनट रुको, नेक्स्ट डायग्राम इंसर्ट एक्स, मैं रूपांजन को कॉल करके बोल देती हूँ। हाँ ठीक है। Give the after insertion. एक मिनट, ঋষভ, এখানে প্রথম কোশ্চেনটা হোয়াট ইজ ইওর রোল নাম্বার এন্ড দেন আদারওয়াইজ এক্স ইজ ও এন্ড দেন হোয়াট ইজ এক্স, তো দুইটারই আনসার লিখবো। हाँ हाँ 1919 1919 কেমনে? বিকজ আমারটা 21 এর থেকে ছোট না, ডি ইজ লেস দেন ओके 21 हाँ দেন हाँ, এক্স ইকুয়াল টু ডি। तो हमारा 14 হুম, এই পোস্ট অর্ডার ট্রাভার্সাল দিয়ে দিলে না ট্রি বানানো যায়, কিন্তু ট্রি দিয়ে পোস্ট অর্ডার ট্রাভার্সালটা অনেক কনফিউজিং। কনফিউজিং না যদি তোমার বুদ্ধি থাকে। মানে পেন পেপার নিয়ে বসতে হবে। আমি কোনোদিন পেন পেপার নিয়ে अरे বসি না। इसका तो डेफिनेशन कुछ पूछ रहा है राइट। हाँ पोस्ट ऑर्डर ट्रेवजल का ट्री डायग्राम में क्या है, ये क्या है यार। पोस्ट ऑर्डर क्या था, लेफ्ट राइट रूट ना। हाँ
What is the post-orbital traversal of the tree given in the diagram? of the next question. Hmm. 40 है, 33, 47, 21, 61, right? Hmm. हेलो. एक मिनट हाँ. रुको। हाँ. ना ना तो पोस्ट ऑर्डर राइट साइड से था ना? मुझे नहीं पता. नहीं, वो लास्ट टाइम प्री ऑर्डर दिया था सर ने, तो वो हाँ, पोस्ट लेफ्ट से है. लेफ्ट, नहीं, राइट, फिर पेरेंट हाँ आएंगे. हाँ लेफ्ट राइट पेरेंट है। ও মা, মোক গৰম পানী অকণ দিবাচোন. মোক গৰম পানী অকণ দিবা না. উম, এই आंसर क्या है इसका? एक मिनट है। ओए रूपांजन को कोई फोन करके बोलो ना, मुझे डिस्टर्ब ना करे अभी। यार मैंने उसको मैसेज भी किया, फोन उसका बिजी है, वो अभी मैसेज का बोल रहा है ई राम धई. अभी जल्दी से आंसर दो, मैं करके उसे भेज देती हूँ, वो भी कर देगा. मेरा दिमाग खराब है बार बार यहाँ पे कॉल कर करके। 35 प्लस 20 कितना आता है? 255. सर्दी हुआ क्या? लिंक जल्दी जाएगा, सिर्फ 3 मिनट है. एक मिनट मेरा हो गया ऑलमोस्ट। हाँ उसका वो सेकंड वाला का आंसर लिखो, 21 स्पेस 33। 1 मिनट. 21 स्पेस ओए 30. लेफ्ट साइड से क्या है? करेक्ट करेक्ट हाँ, करेक्ट 21, करेक्ट 33, 61 47 40 61, करेक्ट 47 40। 7 47, 40. हाँ और थर्ड वाला? एक मिनट मैं अभी बोल दे रहा हूँ। थर्ड वाले का क्या बोला था इस गधे ने? पोस्ट ऑर्डर ही बोला था ना। अच्छा थर्ड वाले का एक मिनट राजनंदिनी, पहले तुम और मैं लिख लेते हैं ठीक है ना। 14 मतलब तुम्हारे केस में क्या होगा? 19 होगा। 19 हाँ फिर 33, फिर 21, फिर 61, फिर 47, फिर 40। कस्तूरी तुम्हारा वो बताओ, रोल नंबर बताओ मुझे। मेरा 35 है. 35 है तो तुम्हारा डी का वैल्यू क्या होगा? 55. 55 होगा ना। हाँ. एक मिनट। 14 33 21 61 47 40। हाँ तुम्हारा लिख लो। हाँ. 21 33 21, 33, 47 61 47, 61, 55 40 55, 40 40. हाँ। Okay. 40, हाँ. 21, 33, 47, 61, 55, 40. ओके. हाँ अभी रूपांजन हाँ हाँ उसका बताओ, रूपांजन का क्या है? का 52 है, उसका डी क्या होगा? 52. हाँ उसका तो पता नहीं, मैंने सबमिट भी कर दिया. वेट, मैं क्वेश्चन है. 52 plus 23. 52 plus 20 is 72. 75 75. 75. 75। 75. अच्छा ऋषभ, एक बीच में मैं एक बात बोलूं? हाँ हाँ, ये स्टार्टिंग का जो तुमने क्वेश्चन किया ना, एकदम फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज योर रोल नंबर, उसमें 14 तो नहीं लिखा है ना? CSM 2000 14 लिखा होगा। नहीं मैंने 14 लिखा है क्योंकि सर को लास्ट 2 डिजिट से मतलब है। हाँ, लेकिन ऊपर पहला क्वेश्चन है व्हाट इज योर रोल नंबर, सो उसको उस तरह से लिखो। अरे यार मैंने तो दिया ही नहीं शायद वो। हम्म इसीलिए मैंने तुमको याद दिला दिया। और रूपांजन का जल्दी बोलो यार. मेरा हो भी गया फॉर्म, छोड़ो। 52 प्लस 23 ना. 75। हाँ और उसके बाद उसका फर्स्ट दोनों सही होगा ठीक है, मतलब हमारे जैसा होगा। थर्ड वाला सिर्फ तुम लिख लो। हाँ 20 बोलो. 21 33 47
21, 33, 47, जल्दी बोलो। 75, 61, 40, 75, 61, 40। 61, 40, ओके। ठीक है। अभी उसको कॉल करती हूँ यार, उसने किया भी नहीं होगा। It's already 12:08, guys. অ জলদি কৰা, তোমাক মই এনসাৰটো পঠিয়ালো চোৱা। আরে এনসারটো পঠিয়াইছো ন, কপি পেস্ট কৰি দিয়া না। इसको अभी समझ के करना है क्या? ये पागल है। सही में पूरा मेंटल केस है। सेकंड वाला का बोल दो ना, और सेकंड वाला मेरे पास है, 1 मिनट। 1 minute left, no extension will be given। सही है बंदा। এই মানুহজনে বৰ অশান্তি দিয়ে দেই, ভাল লগা নাই মোৰ মানুহটো। তেতিয়া তেতিয়া যি টি কৰি থাকিব। कस्तूरी हो गया? हाँ मेरा हो गया, उसका उसको देके नहीं तो अभी अभी दूसरे कंटिन्यू कौन करें? है? हाँ हाँ कर सकते हो। चलो। इनहेरिटेंस का जो है, या किसका साउंड आ रहा है? मेरा 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 मेरी मम्मी चिल्ला रही है। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग का बेसिक एक इनहेरिटेंस का एग्जांपल है क्लास शेप, ठीक है ना, जिसके अंदर दो है, सेट विड्थ और सेट हाइट, और दो प्रोटेक्टेड मेंबर्स है, विड्थ और हाइट। मतलब ये प्रोटेक्टेड मेंबर बाहर से एक्सेसिबल नहीं होगा, लेकिन क्योंकि डेराइव क्लास हमने एक बनाया है यहाँ पे रेक्टेंगल, तो हम लोग यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, जिसका पब्लिक शेप है। पब्लिक शेप मतलब शेप के अंदर का जो जैसा है हमको रेक्टेंगल में भी सेम मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक पब्लिक फंक्शन दिया गेट एरिया, जिसके अंदर हमने विड्थ और हाइट दे दिया। यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, विड्थ और हाइट हमने डायरेक्टली एक्सेस किया। ये विड्थ और हाइट आ कहाँ से रहा है? ये शेप से आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि प्रोटेक्टेड है तो ये हम लोग यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। अगर प्राइवेट होता तो नहीं कर पाते एक्सेस, ठीक है ना। हाँ, ये एक बात है कि टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब इस पे भी हमको मतलब बहुत कुछ डिपेंड करता है किस टाइप का इनहेरिटेंस होगा, ठीक है ना। ये यहाँ पे उसका एक सिंपल सा एग्जांपल है और जिसका एक आउटपुट है। ये टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये टेबल हमारे लिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लेते हैं, मतलब मान क्या लें, ये तो दिया ही हुआ है यहाँ पे, एक्सेस पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड, और हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है ना। सेम क्लास में पब्लिक चीज़ें हमेशा एक्सेसिबल होगा, प्रोटेक्टेड चीज़ें भी एक्सेसिबल होगा, प्राइवेट चीज़ें भी एक्सेसिबल होगा, ठीक है। डेराइव क्लास में अगर पब्लिक इनहेरिटेंस है तो सब कुछ एक्सेसिबल है, प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस है सब कुछ एक्सेसिबल है, प्राइवेट इनहेरिटेंस है कुछ भी एक्सेसिबल नहीं होगा यहाँ पे। वो भी एक्सेसिबल होता है, लेकिन वो एक क्या बोले हम लोग, रूल ब्रेक करके एक्सेसिबल होगा, ठीक है ना, वो हम लोग छोड़ देंगे। अगर आउटसाइड द क्लास मतलब यूजिंग ऑब्जेक्ट, पब्लिक सब कुछ एक्सेसिबल होगा, प्रोटेक्टेड कुछ भी नहीं होगा, प्राइवेट तो सोच भी नहीं सकते होने का, ठीक है ना। ये डायरेक्ट क्लास वाला मेनली है, अगर पब्लिक इनहेरिटेंस है तो जो जैसा है वैसा रहेगा, ठीक है। प्रोटेक्टेड में एवरीथिंग बिकम्स प्रोटेक्टेड, ठीक है ना, मतलब एक्सेसिबल इनसाइड क्लास इन प्रोटेक्टेड मोड, ठीक है, और प्राइवेट इन नो वे एक्सेसिबल, ठीक है ना। अभी आता है टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, ये तुम लोग एक बार पढ़ लेना। पब्लिक इनहेरिटेंस व्हेन डेराइविंग क्लास इज from a public base class, public members of the base class become public members of the derived class and protected members of the base class become protected members of the derived class। ये पढ़ लेना, ये रूल हमको रूल थोड़ा समझ में आ जाएगा कि कौन से इनहेरिटेंस के केस में
क्या क्या होता है, ठीक है ना। ये कंप्लीट चीज़ एक बार पढ़ लेना, ठीक है। फिर आता है टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। कुछ नहीं है, बेसिकली 6 टाइप है, जिनमें से हमको फर्स्ट 3 ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा हमारे लिए, ठीक है। बाकी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये यहाँ पे एक डायग्राम है जो हमको मतलब क्या बोलते हैं, इसको रोटेट कर सकते हैं क्या, एक मिनट। अरे यार, ये रोटेट नहीं होगा शायद, ठीक है। अच्छा, इसका बाद में दे। ये बेसिकली कुछ नहीं है, वो जितना भी 6 इनहेरिटेंस है उनका एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये बाद में भी है, तो उसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पहला आता है सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है। सिंगल इनहेरिटेंस मतलब एक क्लास दूसरे क्लास से इनहेरिट करता है, 1 to 1 इनहेरिटेंस, ठीक है। ये यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, जिसमें एक लेवल मेंटेन होगा, क्लास बी फ्रॉम क्लास ए, क्लास सी फ्रॉम क्लास बी, ठीक है ना। ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है। जैसे क्लास ए है, फिर बी टू ए, देन सी टू ए, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे कोई देखना पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड दिया नहीं हुआ है, कुछ नोटिस करना यहाँ पे, ठीक है ना, कुछ भी नहीं है। इस केस में क्या होगा, एक मिनट, कहाँ गया, ऑर्डर सेंड टू बैक। इस केस में क्या होगा, अगर कुछ एक्सेस मॉडिफायर हमने यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया एट द टाइम ऑफ इनहेरिटेंस, तो उसको बेसिकली हम लोग बाय डिफॉल्ट पब्लिक कंसिडर करेंगे। इफ नो मॉडिफायर इज स्पेसिफाइड इन एट द टाइम ऑफ inheritance, then by default public is considered, ठीक है। ये याद रखना। मल्टीपल इनहेरिटेंस कुछ नहीं है, एक डिराइव क्लास मल्टीपल बेस क्लास, ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक बात है, मल्टीपल इनहेरिटेंस में एक प्रॉब्लम आता है जिसके वजह से इसको ये उतना फेमस नहीं है। एक प्रॉब्लम है जिसका हम लोग बोलते हैं एम्बिग्विटी प्रॉब्लम। ये मैंने मेंशन नहीं किया, तो ये थोड़ा ध्यान से सुन लो। एम्बिग्विटी प्रॉब्लम, ठीक है। ड्यू टू दिस प्रॉब्लम मल्टीपल इनहेरिटेंस was not is not available in Java language, ठीक है। ये एक एम्बिग्विटी प्रॉब्लम क्या है मैं बोलता हूँ। सपोज मेरे पास एक यहाँ पे क्लास है, क्लास ए, ठीक है, जिसके अंदर मैंने यहाँ पे पब्लिक दिया और void m1, ठीक है। एक फंक्शन बनाया मैंने जिसके अंदर मैंने यहाँ पे कुछ नहीं, मैंने अभी फॉर सिंप्लिसिटी लिख रहा हूँ प्रिंट m1 फन, ठीक है। ये यहाँ पे प्रिंट करेगा, ये क्लास खत्म, ठीक है। यहाँ पे एक सेकंड क्लास है, क्लास बी, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे क्लास बी है जिसके अंदर भी सेम एक m1 फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे एक थर्ड क्लास है सी, जिसके अंदर अभी तो मान लो यहाँ पे कुछ एक m2 है, ठीक है। लेकिन ये क्या करेगा, पब्लिक ए कॉमा पब्लिक बी, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट सी जो है ये पब्लिक ए पब्लिक बी है, ठीक है। तो ये कौन सा इनहेरिटेंस है बोलो।
क्या हुआ? कौन सा इनहेरिटेंस है? बोलो, थोड़ा जल्दी बोलो। कोई सुन भी रहा है? ए ए इनहेरिटेंस का कौन सा टाइप का इनहेरिटेंस है? ओ मल्टी लेवल, ओ राजनंदिनी? सॉरी मल्टीपल, मल्टीपल। हाँ राजनंदिनी, ये है भैया, मर गई। हूँ। तो कौन सा इनहेरिटेंस है बोलो? Multiple inheritance maybe. Say not maybe, it is surely multiple inheritance because C is the direct class and there are two base classes A and B. Base classes, हाँ. ठीक है ना? फॉर इंस्टेंस अभी मैं अगर C का एक ऑब्जेक्ट बनाऊँ C, ठीक है, एंड C डॉट M1 कॉल करूँ, कौन सा M1 कॉल होगा? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया या मैं फिर से बताऊं? C class का. C में M1 है? ए का, Oh नहीं नहीं, C में M1 नहीं है. Sorry. हाँ, तो अभी मेरे ए मुझे का होगा, हाँ, ए का। क्यों? तो B वाले में क्या क्या प्रॉब्लम है? सॉरी, मैं यहाँ पे थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ये प्रिंट B फन और प्रिंट A फन। अब मुझे बताओ कैसा आएगा? दोनों देखो एग्जैक्टली सेम है, फंक्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है वो मैटर नहीं करता, लेकिन फंक्शन का जो सिग्नेचर है, सिग्नेचर मतलब सिग्नेचर मतलब कुछ नहीं है, रिटर्न टाइप, ठीक है, फिर नेम और फिर लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स का लिस्ट, ठीक है। ये जो है ये हम लोग, ये बेसिक सिग्नेचर ऑफ अ फंक्शन है। यहाँ पे अगर मैं M1 का सिग्नेचर देखूँ, रिटर्न टाइप नेम नो पैरामीटर्स, मतलब वर्ड M1 नो पैरामीटर्स, इधर भी सेम वर्ड M1 नो पैरामीटर्स। और क्योंकि पब्लिक इनहेरिटेंस है तो जो जैसा है मेरे को वैसा ही मिल जाएगा यहाँ पे, मतलब A का M1 भी C के लिए पब्लिक है, B का M1 भी C के लिए पब्लिक है। तो अगर मैंने C का ऑब्जेक्ट बना के फिर मैंने M1 कॉल किया, कौन सा M1 कॉल होगा? आइडिया लगाओ, गलत होने से भी कुछ नहीं है, आइडिया लगाओ। A. क्लास ए का, हाँ, क्लास A का। अच्छा, क्लास ए। राजनंदिनी, Hmm. कौन सा कॉल होगा? Class A. यहाँ कोई भी कॉल नहीं होगा। रीजन है क्योंकि दोनों क्लास के लिए सिग्नेचर सेम है, तो कंपाइलर यहाँ पे कंफ्यूज है कौन कौन किसको कॉल करना है। मैंने यहाँ पे बोला नहीं कौन से क्लास का कॉल करना है, मैंने सिर्फ बोला M1 कॉल करना है। यहाँ पे दो कैंडिडेट है जिनको कॉल किया जा सकता है, तो यहाँ पे कंपाइलर कंफ्यूज है कि किसको कॉल करना है। इसी को हम लोग यहाँ पे एम्बिग्युइटी प्रॉब्लम बोलते हैं। दिस कंफ्यूजन by the compiler is known as ambiguity problem, ठीक है। तो ये मतलब इसमें क्या कुछ एरर दिखाएगा या ऐसा कुछ होगा क्या? एग्जैक्टली एरर दिखाएगा कि कंपाइलर कंफ्यूज्ड है, एम्बिग्युइटी है यहाँ पे, ओके। ठीक है। ये प्रॉब्लम याद रखना, ये प्रॉब्लम से कभी कभी कुछ भी मतलब पूछ सकते हैं, या फिर कोई एक सैंपल ऐसा कोड देके बोलेंगे कि क्या होगा बताओ। अगर सबसे पहले चेक कर लेना एम्बिग्युइटी है कि नहीं, अगर है डायरेक्टली वहाँ पे लिख देना कि आउटपुट कुछ नहीं होगा, रादर हमको एरर मिलेगा, ठीक है। अच्छा, ओके। मल्टीपाथ इनहेरिटेंस कुछ नहीं है, ये डायमंड शेप का इनहेरिटेंस जो है उसको हम लोग मल्टीपाथ इनहेरिटेंस बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब वन क्लास which is a base class for two other classes and then there is a fourth class which extends from these two classes। ये एक डायमंड शेप का प्रॉब्लम है, ठीक है।
इसको हम लोग मल्टीपाथ इनहेरिटेंस बोलते हैं। ये मल्टी लेवल भी है ना? हाँ मल्टी लेवल भी है, क्योंकि ए टू बी टू डी काइंड है, ऑफ। ए टू सी टू डी है, फिर हाँ। डी के लिए बी और सी है, तो दोनों ये हो गया तुम्हारा, क्या बोलूँ, मल्टीपल इनहेरिटेंस। हम्म। हाँ बहुत सारा ये कंबाइंड है एक्चुअली। फर्स्ट थ्री टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस का कॉम्बिनेशन ही है मल्टीपाथ, और तुम्हारा बाकी दो हाइब्रिड और वो आएगा, ठीक है ना। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार देख लेना। ये हायरार्चिकल है, एक ट्री स्ट्रक्चर में है, ठीक है ना। और हाइब्रिड क्या है, हाइब्रिड मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल। ये सिंगल है, ठीक है ना, यहाँ पे मल्टीपल है, मल्टी लेवल भी है, मल्टीपाथ भी है, सब कुछ है यहाँ पे हाइब्रिड में। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला है हमारा सिंगल इनहेरिटेंस, फिर आता है मल्टीपल इनहेरिटेंस, फिर आता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ये तीन हमको मेनली पढ़ना होगा, और मल्टीपल के केस में हमको यहाँ पे एम्बिग्युइटी मिलेगा, ये याद रखना, ठीक है ना। एम्बिग्युइटी से क्वेश्चन आ सकता है। एडवांटेजेस ऑफ इनहेरिटेंस देख लेना एक बार, डिसएडवांटेजेस भी है वो देख लेना एक बार, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म जो था, what the word polymorphism means many forms. Typically polymorphism occurs when there is a hierarchy of classes and they are related by inheritance. Reciprocal polymorphism means that a call to a member function will cause a different function to be executed depending on the type of object that invokes the function. जो मैं कॉल पे बोल रहा था पहले, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है शेप, जिसमें प्रोटेक्टेड विड्थ और हाइट है, यहाँ पे पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर है और एक एरिया फंक्शन है, ठीक है ना। बाय ये डिफ़ॉल्ट एरिया फंक्शन है जो सिर्फ प्रिंट करेगा क्लास एरिया और कुछ नहीं, और ज़ीरो देगा हमको। लेकिन रेक्टेंगल है जिसने शेप के साथ इनहेरिटेंस किया हुआ है, जिसको हम लोग यहाँ पे रेक्टेंगल का एरिया निकाल ले, विड्थ इनटू हाइट, ठीक है। सिमिलरली एक ट्रायंगल है जिसमें हमने शेप को इनहेरिट किया हुआ है, ट्रायंगल का भी हमको बेस एंड ऑल्टीट्यूड मिला है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, उसका एरिया निकाला, हाफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, ठीक है। अभी यहाँ पे हमने यहाँ पे तीन, एक शेप का एक पॉइंटर टाइप का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, ठीक है, ये पॉइंटर ऑब्जेक्ट है, और दो ऑब्जेक्ट है, रेक्टेंगल और ट्रायंगल का, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, स्टोर द एड्रेस ऑफ रेक्टेंगल शेप इक्वल टू एंड रेक। मतलब ये क्लासिक एग्जांपल है कि पेरेंट होल्डिंग द रेफरेंस ऑफ चाइल्ड, या फिर बेस होल्डिंग द रेफरेंस ऑफ डेराइव्ड, जो मैंने पहले ही बोला था, ऐसा होल्ड पॉसिबल है। फिर हमने शेप से एरिया को कॉल किया, ठीक है। यहाँ पे नोटिस करना एरो ऑपरेटर यूज हुआ है, क्यों, क्योंकि शेप पॉइंटर है इसलिए। शेप से एरिया को कॉल किया, फिर हमने शेप के अंदर ट्रायंगल का ऑब्जेक्ट को स्टोर किया, मतलब रेफरेंस स्टोर किया, फिर शेप से एरिया को कॉल किया, ठीक है। अभी मुझे बताओ, जब भी ये शेप डॉट एरिया कॉल होगा, शेप एरो एरिया, आउटपुट क्या आएगा? ट्रायंगल क्लास एरिया। नहीं, दो है ना, शेप एरिया। फर्स्ट वाले के लिए क्या आएगा, ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 है, दोनों के लिए क्या क्या आएगा आउटपुट? पहली बात है, कोड यहाँ पे गलत नहीं है, कोड सही है, ठीक है ना, तो उसका कुछ कंफ्यूजन मत रखना। अब सिर्फ बताओ आउटपुट क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे। फर्स्ट वाले में रेक्टेंगल का आएंगे, सेकंड वाले में ट्रायंगल। ट्रायंगल। अच्छा राजनंदिनी, पता नहीं। आइडिया लगाओ, बहुत देर से तो सुन रही हो। थोड़ा आइडिया लगाओ। गलत होने से भी कुछ नहीं होगा। ये दो फंक्शन कॉल होगा, उसके बाद क्या?
हमने यहाँ पे पहले एक शेप का एक पॉइंटर बनाया जिसके अंदर अभी तक हाँ। कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर एक हम्म। रेक्टेंगल को ऑब्जेक्ट दिया, एक ट्रायंगल को ऑब्जेक्ट दिया, ठीक है ना, जो हाँ। जो जो इंटरनली एक शेप का भी ऑब्जेक्ट है बिकॉज ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है ना। तो फिर क्या किया हमने, यूजिंग पॉइंटर ऑफ शेप हमने रेक्टेंगल को होल्ड किया हुआ है, ठीक है, हम्म। एंड हमने शेप के एरिया को कॉल किया। हम्म। फिर अगेन यूजिंग शेप हमने ट्रायंगल को होल्ड किया, फिर ट्रायंगल के एरिया को कॉल किया। तो मुझे यहाँ पे आउटपुट क्या मिलेगा, मैं सिर्फ वही पूछ रहा हूँ, ये नंबर 1 और 2 के लिए आउटपुट क्या मिलेगा। 1 के लिए वो रेक्टेंगल का एरिया कॉल होगा, एंड तो उधर आउटपुट आएगा सम नंबर। नंबर छोड़ो, बस मुझे आउटपुट बताओ, रेक्टेंगल एरिया, ठीक है ना, और सेकंड के लिए हाँ। ट्रायंगल एरिया। सिमिलरली वो ट्रायंगल एरिया। हाँ, दोनों का ही आंसर गलत है यहाँ पे। रीज़न है, ओके। रीज़न है हम्म। बाय डिफ़ॉल्ट कंपाइलर टेक्स स्टैटिक बाइंडिंग, ठीक है, ये या फिर कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। बाय डिफ़ॉल्ट होता है, मतलब ये इन दोनों केसेस में क्योंकि शेप का ऑब्जेक्ट से हम कॉल कर रहे हैं, तो शेप का ही एरिया हमको, शेप का एरिया कॉल होगा यहाँ पे, इसलिए आउटपुट में देखो पेरेंट क्लास एरिया दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे रीजन भी दिया हुआ है, देखो, द रीजन फॉर द इनकरेक्ट आउटपुट इज दैट द कॉल ऑफ द फंक्शन एरिया इज बीइंग सेट वंस बाय द कंपाइलर एज द वर्जन ऑफ डिफाइंड इन द बेस क्लास। दिस इज कॉल्ड स्टैटिक रेजोल्यूशन ऑफ द फंक्शन कॉल और स्टैटिक लिंकेज। मैंने यहाँ पे क्या बोला है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म से सेम बात है, ठीक है ना। द फंक्शन कॉल इज फिक्स्ड बिफोर द प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड, मतलब कंपाइल टाइम पे ही वो फिक्स हो चुका था कि कौन सा फंक्शन यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, in this case the base class function. This is also sometimes called early binding because area function is set during the compilation of the program, ठीक है। यहाँ पे अब एक नया कीवर्ड आएगा, वर्चुअल कीवर्ड, ठीक है। इसका काम कुछ नहीं है, enables the dynamic binding, ठीक है, मतलब इफ अच्छा, एनेबल डायनेमिक बाइंडिंग और इसका होगा कैन बी यूज्ड विथ ओनली मेंबर फंक्शंस। वर्चुअल कीवर्ड से हम लोग डायनेमिक बाइंडिंग एनेबल कर सकते हैं और ये हमेशा मेंबर फंक्शंस पे ही यूज होगा, ठीक है। इफ virtual keyword is used with a member function, then it tells the compiler to bind the function calls at runtime depending ऑन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर वर्चुअल कीवर्ड हमने किसी फंक्शन के साथ लिखा हुआ है तो वो कंपाइलर को बोलता है कि वो जो लिंकेज करना है, जो यहाँ पे स्टैटिक लिंकेज या फिर स्टैटिक रेजोल्यूशन बोला है, वो डायनामिकली करने के लिए, मतलब रन टाइम पे करने के लिए, ठीक है ना। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एनेबल्स डायनामिक बाइंडिंग, और हम लोग बोल सकते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। यहाँ पे दिखा हुआ है, बट नाउ लेट्स मेक स्लाइट मॉडिफिकेशन इन आवर प्रोग्राम टू प्रीसीड द डिक्लेरेशन ऑफ एरिया इन द शेप क्लास विद द वर्चुअल कीवर्ड। यहाँ पे एक और पॉइंट है, शुड बी मेंशन्ड इन बेस क्लास ओनली। ये हमेशा बेस क्लास पे ही हम लोग लिखेंगे, डायरेक्ट क्लास पे ही ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या किया, बस ये जो एरिया था शेप के अंदर का, यहाँ पे ये इंट एरिया था, इसको यहाँ पे हमने चेंज करके लिख दिया वर्चुअल इंट एरिया। ये लिखने से ही कंपाइलर को समझ में आ गया कि यहाँ पे रन टाइम
पॉलीमॉर्फिज्म करना है, मतलब डायनामिकली हमको लिंक करना होगा फंक्शन कॉल को, जिसकी वजह से जैसे ही हमने रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट इसको दिया तो इसने रेक्टेंगल का एरिया कॉल कर लिया, जैसे हमने यहाँ पे ट्रायंगल का ऑब्जेक्ट दिया तो इसने ट्रायंगल के एरिया को कॉल कर लिया। ठीक है, वर्चुअल का वही यहाँ पे मीनिंग होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो, दिस टाइम द कंपाइलर लुक्स एट द कंटेंट्स ऑफ द पॉइंटर इंस्टेड ऑफ इट्स टाइप। हेंस since the address of objects of try and rec classes are stored in shape, the respective area functions are called. As you can see, each of child classes has a separate implementation of function area. This is how polymorphism is generally used. If you have different classes with a function of same name and even the same parameters but with different implementation. ठीक है, इसी चीज़ को यहाँ पे हमने थोड़ा इलेबोरेटली लिखा है। व्हाट इज वर्चुअल फंक्शन? A virtual function is a function in base class that is declared using the keyword virtual. Defining in a base class a virtual function with another version of direct class signals to the compiler that we don't want static linkage. ठीक है ना, मतलब वर्चुअल लिखने से हम लोग उसको कंपाइलर को बोल देते हैं कि जो फंक्शन कॉल का जो लिंकेज होगा वो रन टाइम पे होगा। ठीक है ना, स्टैटिक लिंकेज हमको नहीं चाहिए। What do we want in the selection of the function is to be called at any given point in the program based on the kind of object. By default, static linkage होगा। ठीक है, static linkage होगा by default and it will be based on the holding type ऑब्जेक्ट। होल्डिंग टाइम ऑब्जेक्ट मतलब जिस ऑब्जेक्ट से हमने उसको पकड़ के रखा है उसके बेसिस पे लिंकेज होगा। जैसे यहाँ पे हमने शेप से पकड़ के रखा था तो शेप के बेसिस पे हमको यहाँ पे शेप का क्लास का हमको फंक्शन कॉल हुआ था। ठीक है ना, लेकिन फॉर वर्चुअल डायनामिक लिंकेज होगा एंड इट विल बी based on content of the object। मतलब ये लेकिन ये मतलब क्या होगा, ये होल्डिंग टाइप पे नहीं, अभी वो कंटेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। अगर ऑब्जेक्ट रेक्टेंगल का है तो रेक्टेंगल का कॉल होगा, ट्रायंगल का है तो ट्रायंगल का कॉल होगा, अगर स्क्वायर होता तो स्क्वायर का कॉल होता, वैसे ही। ठीक है ना, दिस सॉर्ट ऑफ ऑपरेशन इज रेफर्ड टू एज डायनामिक लिंकेज और लेट बाइंडिंग, या फिर रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी हम लोग इसको बोल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है प्योर वर्चुअल फंक्शन। प्योर वर्चुअल फंक्शन कुछ नहीं है। इट इज पॉसिबल दैट यू वांट टू इंक्लूड अ वर्चुअल फंक्शन इन बेस क्लास सो दैट इट मे बी रीडिफाइंड इन अ डायरेक्ट क्लास टू सूट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ दैट क्लास, बट दैट देयर इज नो मीनिंगफुल डेफिनेशन यू कुड गिव फॉर द फंक्शन। सिंपल में बोलो, इफ देयर इज नो डिफॉल्ट implementation, then we use pure virtual function। ठीक है, pure virtual function होता है फंक्शन का मीनिंग होता है वर्चुअल फंक्शन assigned to 0। इसका मतलब होता है प्योर वर्चुअल फंक्शन। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक वर्चुअल इंट एरिया। ठीक है, जो हमसे दो पैरामीटर इंट डब्ल्यू कोमा इंट एज। ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ ऑपरेशन किया। ठीक है, ये है कि ये डिफॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन है, डिफॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन। लेकिन अगर से we don't want any default implementation, rather we depend on the derived classes for its implementation। इन दैट केस हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बस बेस क्लास में लिखेंगे वर्चुअल इंट एरिया इन डब्ल्यू इंट एच इक्वल टू 0।
अगर हमने किसी वर्चुअल फंक्शन के साथ इक्वल टू जीरो दिया तो वही एक प्योर वर्चुअल फंक्शन हो गया। वर्चुअल फंक्शन असाइंड टू जीरो एंड हैज़ नो बॉडी, मतलब ये जो कर्ली ब्रेस वाला पार्ट है वो तब नहीं होगा, जिसको हम लोग प्योर वर्चुअल फंक्शन बोलेंगे। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ये वर्चुअल इंट एरिया इक्वल टू जीरो दे दिया, मतलब ये एक प्योर वर्चुअल फंक्शन हो गया। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है the equal to zero tells the compiler that the function has no body and the above virtual function will be called pure virtual function। ठीक है, अभी तक कुछ डाउट है? एनी डाउट? ना ना। ओके कस्तूरी, इतना इजी आएगा तो पक्का फुल मार्क्स मिल जाएंगे। देखो इसमें कुछ है ही नहीं, और सिलेबस में देखना वहाँ पे 2 यूनिट्स पे पार्ट किया हुआ है। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ वो बेसिकली फर्स्ट यूनिट है। सेकंड यूनिट में क्या है, कुछ नहीं, वो लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ग्राफ, सेट, एवरीथिंग, सॉर्टिंग, वो सब का प्रैक्टिकल कोडिंग है। तो जो हम लोग को बेसिकली वो लैब पेपर में हमको प्रैक्टिकल में मिलेगा। इस पे बस थ्योरी में यही सब है। ठीक है ना? अच्छा ही हाँ यहाँ पे एक पॉइंट है, मैंने वो लास्ट में दिया हुआ है, मैं पहले बोल देता हूँ। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है? ठीक है ना? एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट कुछ नहीं है, एनी क्लास विथ एटलीस्ट वन प्योर वर्चुअल फंक्शन इज नोन एज एब्स्ट्रैक्ट क्लास। यहाँ पे वही लिखा हुआ है, एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन C++ इज ए क्लास दैट हैज एटलीस्ट वन प्योर वर्चुअल फंक्शन। द क्लासेस इनहेरिटिंग द एब्स्ट्रैक्ट क्लास मस्ट प्रोवाइड ए डेफिनेशन फॉर द प्योर वर्चुअल फंक्शन। ये एक रूल है फॉर प्योर वर्चुअल फंक्शन। अगर बेस क्लास में कोई प्योर वर्चुअल फंक्शन है तो उसका डायरेक्ट क्लास में हमको उसके इम्प्लीमेंटेशन देना ही होगा, नहीं तो बाय डिफॉल्ट हमारा डायरेक्ट क्लास भी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगा। ठीक है, इफ बेस क्लास कंटेन्स एटलीस्ट वन प्योर वर्चुअल फंक्शन then that class is known as abstract class। ठीक है, if we don't provide implementation to the pure virtual function in the derived class, then the derived class also becomes abstract class। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को लेके हमको जब जावा करेंगे तब हमको यहाँ पे बेसिकली 2 मिलेगा। एक मिलेगा एब्स्ट्रैक्ट क्लास, जिसके लिए हमको यहाँ पे एक फुल्ली मीनिंगफुल कीवर्ड मिलेगा हमको यहाँ पे, जो है हमारा एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पे। ठीक है, ये जब जावा करेंगे तब देखेंगे। और दूसरा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे हमारा इंटरफेस, तो वो जब करेंगे तब देखेंगे, मैं बस ऐसे ही बोल रहा हूँ। ये फुल्ली बेस्ड ऑन एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस या फिर प्योर वर्चुअल फंक्शन। एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस और प्योर वर्चुअल फंक्शंस। जावा में प्योर वर्चुअल फंक्शन या फिर वर्चुअल फंक्शन ऐसा कुछ वो नहीं होता, कॉन्सेप्ट नहीं होता। हम लोग हर जगह एब्स्ट्रैक्ट यूज़ करेंगे, तो वो जब देखेंगे तब देखेंगे। मैंने बस ऐसे अभी बोल दिया। ठीक है, अच्छा अभी आगे करें कि बाद में करें, तुम लोग बताओ। अभी 2 टॉपिक है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग और टेम्पलेट्स। टेम्पलेट में भी 2 टॉपिक है, फंक्शन टेम्पलेट और क्लास टेम्पलेट। आज करें या अभी करें या बाद में करें, तुम लोग बताओ। अभी ये जल्दी खत्म होगा क्या ये टॉपिक्स? मोस्ट प्रोबेबली 40 मिनट्स तो चाहिए होगा, और 40 to 1 आवर। हाँ, तो 3:30 से करें? वो मेरा लंच टाइम होता है। 3:30 टू एनी टाइम, मतलब 3:30 मतलब वहां से नहीं, 1 सेकेंड, 3:30 के बाद ये बीएन क्या बोल रहा है पता है?
हाँ, क्या बोल रहे? हम लोगों को मल्टीपल गूगल फॉर्म होंगे। अच्छा, फर्स्ट वाला तुम सबमिट करने के बाद ही सेकंड वाला खोल सकते हो। ये क्या मजाक है? पता नहीं। छोड़ो, देखा जाएगा, छोड़ो। ये कहाँ से बोल रहा है, मतलब क्यों बोल रहा है, कहाँ पे, तुमको कहाँ से पता चल रहा है? मैं लैपटॉप में ये निकाल के बैठी हूँ, बीएन का। इसीलिए तो मुझे पता चला ना, क्लास। असाइनमेंट दिया है। देखा जाएगा। ओ, इंटेलिजेंट पीपुल। देखा जाएगा, छोड़ो इसको अभी। ये वैसे भी एक पनौती है, देखा जाएगा। अच्छा बोलो, अभी करना है कि बाद में करना है? अभी दिमाग में बहुत जाम लग गया है, ये पहले क्लियर करते हैं उसके बाद। ठीक हाँ, है। बाद ही करते हैं। ठीक है, तो 6:30 से कर ले आज। एकदम पूरा। हाँ। हम्म। अच्छा, अभी तक जितना भी बोला, कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, डाटा हाइडिंग, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड, जितना भी बोला, कुछ भी कंफ्यूजन है, वर्चुअल फंक्शन, प्योर वर्चुअल फंक्शन, कुछ भी डाउट हो, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं पे बेस्ड होगा। मतलब मतलब ये ना उस तरह का हो रहा है, मतलब अभी ठीक है तुम्हारा डीपी है एंड एवरीथिंग, लेकिन अगर डीपी नहीं होता और हम लोग बात बात करते तो मैं तुमको पहचानती, लेकिन तुम अगर मेरे सामने से गुजर जाते तो मेरे को पता नहीं चलता कि ये तुम हो। हाँ, इतना नाटक करने की जरूरत नहीं है, क्लियर कट बोलो। मतलब हाँ, बट अगर कुछ प्रोग्राम करने दिया समथिंग तब पता नहीं। हाँ, प्रोग्राम का पार्ट अलग है, उसको वो मैं बाद में भी दिखा सकता हूँ। मतलब ऐसे आएंगे तो हम लोग कुछ ना कुछ करके लिख सकते हैं। अगर हाँ, मतलब प्रोग्रामिंग ये का पार्ट थ्योरी दे पार्ट दो। आएगा तो लिख सकते हैं। हाँ। हाँ, वही बोल रहा हूँ तो। अभी तक तो कुछ डाउट नहीं है, लेकिन मैं एक चीज़ बोल देता हूँ। टाइम मिले इसको एक बार थोड़ा बुक रीडिंग ज़रूर देना। चाहिए होगा अच्छा। ये चाहिए होगा। ठीक है। तो बेसिकली हम्म। दो टॉपिक बाकी है हमारा। ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ठीक है ना? ऑपरेटर ओवरलोडिंग अगर देख लिया तो ठीक है। यहाँ पे एक डाटा हेडिंग का भी एक पार्ट है, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, एक बार सिर्फ पढ़ लेना। ठीक है ना? हम्म। क्या होगा वो तो थोड़ा समझ में आ जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट क्लास तो हो चुका है। फिर टेम्पलेट्स से थोड़ा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है ना? वो कैसा होगा वो देख लेंगे। टेम्पलेट्स में भी दो टाइप का है, फंक्शन टेम्पलेट और क्लास टेम्पलेट। ठीक है ना? हाउ डू वी डिक्लेयर टेम्पलेट, फिर एक एग्जाम्पल, फिर और एक एग्जाम्पल, ये तो ठीक है। फिर क्लास टेम्पलेट। ठीक है ना? टेम्पलेट ईजी है, टेम्पलेट में ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर एक सिंपल सा प्रोग्राम, कैलकुलेटर बेस्ड प्रोग्राम टेम्पलेट से। फिर टेम्पलेट का यूजर्स क्या है, ठीक है ना? वाई वी गो फॉर टेम्पलेट्स, ऑल दैट। ये कुछ कितना 4 टॉपिक है। और इसके बाद उसका वो ख़त्म, और फिर प्रैक्टिकल वाला थोड़ा देख लेंगे कभी एक बार। तो उपका कैसे आएंगे को, मतलब हम लोगों को एक एक कोड लिखना होगा एग्जाम में। जस्ट मुझे एक पता चला कि सर ने एक क्लास में बोला था हम लोगों को 50 मार्क्स उप के कॉन्सेप्ट के बेसिस आएंगे और 50 मार्क्स कोडिंग के बेसिस आएंगे। हाँ, जनरली वही होता है। तो मैं वही चीज़ यहाँ पे सोच रहा टोटल हूँ। मार्क्स कितना है एग्जाम? 100 आएंगे हाँ, उप्स में। मैं एक मिनट में सिलेबस खोल देता हूँ, थोड़ा बता पाऊंगा इससे। नहीं नहीं, मतलब बाकी सारे सब्जेक्ट्स में 2 आवर्स फॉर 40 40 आएंगे, मार्क्स। हाँ। हाँ, हाँ, 40 और आएंगे। इस सब्जेक्ट में 100 मार्क्स 2 आवर्स में। नहीं, 100 प्लस पूरा नहीं होगा। मैं बोलता हूँ क्यों नहीं होगा आगे अभी। क्योंकि ये प्रैक्टिकल पेपर है ना, इसलिए। एक नहीं मिनट। नहीं, मतलब पहले एक बार मत करो, पूरे सेमेस्टर सोते रहो और एंड टर्म से पहले स्टूडेंट के ऊपर पोत दो सब कुछ। ये तो है, एक मिनट मैं बोलता हूँ। এই ডিপার্টমেন্টটো সঁচাই কৈছো দেই, বেলেগ এলেহুৱা ডিপাৰ্টমেন্ট। এলেহুৱা বুলি নহয়, ল'ৰা ছোৱালী মাথা খোৱা ডিপাৰ্টমেন্ট। কিবা মানে কৰিব নিবিচাৰে। আজি আমাৰ ছাৰজনে কৈছে যে তেওঁ আমাক হেৰি এছাইনমেন্ট দিব আৰু সেইটো আমি 1 মাৰ্চৰ আগতে দিব লাগে। वाह। অ, এতিয়া এক্সাম শেষ হোৱাৰ পাছত। अच्छा, ये 1 মাৰ্চ। अच्छा देखो, ये ओप्स का मेन सिलेबस है, ठीक है। यूनिट 1, यूनिट 1 हम कम्प्लीटली थ्योरी बेस्ड है, जिसका हमको 50 मार्क्स का टेस्ट देना है। और यूनिट 2 प्रैक्टिकल बेस्ड है। तो प्रैक्टिकल बेस्ड तो मुझे लगता नहीं अभी वो लोग कराएंगे। अगर कराते हैं तो देखा जाएगा।
चांसेस बहुत कम है। नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है, हाँ कोड देंगे फिर, मतलब सर ने ऐसे बोले थे कि तुम लोगों को कोड दिए जाएंगे, पूरा नहीं होंगे उसमें, मिडिल मिडिल में मतलब ब्लैंक होंगे उसमें, हम लोगों को कोड फिल करना होगा। हाँ वो तो कर सकते हैं ना, उसमें क्या है, वो तो कर सकते हैं। Fill in the फिल इन द ब्लैंक्स टाइप होगा। हाँ, और नहीं तो ऐसा भी आ सकता है कि ये वाला मेरा आइडिया है, ओके, मैं मुझे नहीं पता, और मतलब तुम लोग को क्वेश्चन देंगे, कोड करना होगा खुद के लैपटॉप में, जैसे आउटपुट निकाल के वो वाला आउटपुट देना होगा, उस टाइप का भी हो सकता है। इस टाइप का भी हो सकता है, तो उसके लिए क्या करेंगे, मैं बोल कर रखता हूँ, जितना भी कोड है ना पहले से रेडी करके रख देना एक बार अपना खुद का, लिंक लिस्ट पे बेस्ड। मतलब कैसे करेंगे, नहीं आता है यार। नेट नेट से कॉपी मारो, यहाँ पे देखो ना प्रोग्रामिंग असाइनमेंट्स क्या दिया हुआ है, लिस्ट स्टैक क्यू, ये तो बेसिक है, ये तो हमको मिलेगा ही। सॉर्टिंग और सर्चिंग, ठीक है ना। ये सेट ग्राफ और ट्री सर ने पूरा नहीं कराया, तो मुझे लगता नहीं सर का ये आने वाला है इसमें। ग्राफ का तो बीएन ने दिया था, लेकिन वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, सेट सर ने ग्राफ कराया नहीं दे है। सकते हैं, क्योंकि पता है सर बोलेंगे ग्राफ थ्योरी में तो मैंने बहुत सारा पढ़ाया, तुम लोगों को अभी नहीं आता है क्या, नहीं नहीं ऐसे नहीं करके नहीं नहीं बोल। नहीं नहीं नहीं, ग्राफ थ्योरी में पढ़ाया वो एक चीज़ है, लेकिन हमको कोडिंग तो नहीं नहीं दिखाई ना सर ने जैसे वो लास्ट में एक असाइनमेंट दिया था कि क्यू क्यू बनाओ, प्रायोरिटी क्यू बनाओ, डी डी क्यू बनाओ, वैसा दिया था ना असाइनमेंट सर ने। हाँ हाँ। तो सर ने तो ग्राफ ग्राफ का तो कुछ नहीं कराया, ट्री का भी नहीं कराया सर ने। सोच के देखो, हम्म। वो सर ग्राफ थ्योरी में पढ़ा रहे तो वो पढ़ा के एकदम आसमान में तो चले जाए। ये कोड कॉपी पेस्ट करके रख दूँ। हाँ कोड जितना हो सकता है खुद का क्रिएट करके रख दो, क्योंकि स्टैक क्यू का तो वो ठीक है, वो बनाना ही होगा। और लिंक लिस्ट का, लिंक लिस्ट स्टैक क्यू सॉर्टिंग और सर्चिंग ये सब रेडी करके रख दो, चाहिए होगा तो चाहिए होगा, अगर नहीं चाहिए तो बाद में देखा जाएगा, ठीक है बट ना। अलग भी तो आ सकता है, राइट? अलग आ थोड़ी सक ना। अलग आ सकता है, वो तो जब अलग आएगा तब देखेंगे यार। लेकिन अगर डायरेक्ट तुमको कोई एल्गोरिदम पूछ लिया, मान लो स्टैक का पुश ऑपरेशन पूछ लिया प्रोग्रामिंग में, कोड कोड लिखने हम्म। को बोल दिया, तब तो तुम वहां से डायरेक्टली बैठा सकती हो ना। हाँ हाँ हाँ। मैं वही बोल रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि देखो यहाँ पे हमको कभी पूरा प्रोग्राम नहीं देते ये लोग, हमको यहाँ पे कोई एक पार्ट ऑफ प्रोग्राम दे गए। मान लो क्यू क्यू के लिए इंसर्शन दे दिया, या फिर क्यू के लिए डिलीशन दे दिया, लिंक लिस्ट का इंसर्टेड मिडिल दे दिया, वैसा टाइप का होगा। पूरा कोड कभी नहीं देंगे ये लोग, पूरा कोड दिया तो एक कोड या दो कोड मिलके 50 मार्क्स हो जाएगा, समझे। ये तो हमारा ये इनहेरिटेंस तक यहाँ पे इनहेरिटेंस तक हो चुका है, बस ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग जेनरिक प्रोग्रामिंग बाकी है पूरा, फिर खत्म। ओप्स का वो पूरा खत्म, पार्ट ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। अभी सिर्फ लैब का रह जाएंगे ना, जो कि हम लोगों को कॉपी पेस्ट करके रखना है, राइट? कॉपी पेस्ट करके रखना है ये, ठीक है। और मैं एक काम करूँगा, अगर तुम लोग बोलो तो मैं एक मिनी क्या बोलूँ, एक, हाँ हाँ हाँ। नहीं नहीं, वो अच्छा, समझ में आ गया मुझे। क्या, मतलब मुझे नहीं समझ आया। बोलो क्या समझ में आया। नहीं, तुम बोलो। नहीं बोलो ना, कुछ नहीं होगा, बोलो ना। मतलब मैं मिनी कोड बना के रखता हूँ। मिनी, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ मिनी कोड, मैं बोल रहा हूँ मिनी कोड क्या होता है। तो मुझे क्या पता। छोड़ो, मैं वही बोल रहा था, अभी अगर तुम लोग को अगर ये पेपर जल्दी खत्म करना है, तो मान लो कल 18 है ना। हाँ, हाँ, कल कल, डीएम पढ़ना है यार। हाँ, कल डीएम पढ़ना है, फर्स्ट एग्जाम डीएम है 19 को। मेरी बात सुन लो, मैं ऐसे ही पूछ रहा था, मतलब जब भी कभी टाइम फ्री टाइम मिले, ये जो थ्योरी पार्ट है जो उप्स का, हाँ हाँ। उस पे अगर एक एमसीक्यू बेस्ड अगर तुम लोग क्वेश्चन आंसर करो तो वो और भी बेटर होगा शायद। हम्म। अभी तुम, मतलब डिपेंड करता है कि तुम लोग चाहते हो कि नहीं चाहते हो। हाँ ओके। मैं वही वही बोल रहा था सिर्फ। तो क्या होगा, मैं अगर कुछ क्वेश्चन बोलूँ तुमको, अगर तुम लोगों ने आंसर सही दिया तो तुम लोग को भी पता चल जाएगा कि तुम लोग ने कितना पढ़ा है या फिर कितना समझ में नहीं आया। अभी ये जो तुम पीडीएफ भेजा है ना, वो कंप्लीट पढ़ तो लूं, उसके बाद लेना, ओके? मैंने बोला मैं 2 घंटे बाद लेने वाला हूँ। हाँ ओके ओके। मैंने बोला तुम लोग को जब टाइम मिले तब, ओके। अगर तुम लोग को देने का मन हो तो भी, अगर मन नहीं है तो बात, वो बात अलग है। नहीं नहीं, एटलीस्ट अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। हाँ वही बोल रहा हूँ।
और ऑपरेटर ओवरलोडिंग वाला 6:30 से कर लेते हैं आज, ठीक है ना? ज़्यादा नहीं, 1 घंटे का ही टाइम लगेगा और नहीं चाहिए होगा हमको, ठीक है? हम्म। कोई प्रॉब्लम? नहीं। तो फिर अभी के लिए रखते हैं, ठीक है? और 6 से और एक बात पूछने है। बोलो। अ, अ, हम लोग कॉन्फ्रेंस में रहेंगे एग्जाम के टाइम। ऑब्वियसली। हाँ। मुझे डीएस में हेल्प करना यार, तुम लोगों सबका अलग होगा। मुझे नहीं लगता वो 52 का 52 पेपर बनाएगा, मुझे लगता नहीं है। नहीं, सबका रोल नंबर के वाइज होंगे ना, जैसे अभी क्वेश्चन देते हैं हाँ वो तो पता है तो मुझे। सबका आउटपुट तो अलग ही आएगा, राइट? हाँ लेकिन अच्छा, यहाँ पे और एक ट्रिक है, मैं बोलता हूँ। बीएन का जितने भी प्रोग्राम है ना, मान लो तुम्हारा मर्ज सॉर्ट है, हिप सॉर्ट है, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, वो सब का जो प्रोग्राम है ना, नेट से कॉपी करके भी बना के रख दो अपने पास, ठीक है? और जितना भी तुम्हारा ट्रेवर्सल का प्रोग्राम है, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, फिर बाइनरी सर्च ट्री, आज उसने एवीएल ट्री दिया था, वो सब का प्रोग्राम रेडी करके रख दो, क्योंकि जब हमको क्वेश्चन में कोई भी ट्रेवर्सल लिखने को मिलेगा, गारंटी नहीं है कि सबका ट्री सेम होगा या फिर सबको सेम ट्रेवर्सल मिलेगा। तो तुमको क्या करना है, बस उस ट्री का जो नंबर है उनको प्रोग्राम में सेट करना है चेंज करना है। और आउटपुट निकाल देना है, तो जल्दी होगा, इतना दिमाग लगाना नहीं होगा। समझ में आया आइडिया कोड मेरा? कहाँ पे हो? हाँ हाँ। गूगल। हाँ नेट से ओके। हाँ। नेट से कोई भी कोड उठा लो। जैसे वो लास्ट एक क्वेश्चन दिया था ना बीएन ने, कि प्री ऑर्डर, बाइनरी सर्च ट्री का प्री ऑर्डर है, हमको उसका पोस्ट ऑर्डर निकालना है। हम्म। तो तुमको क्या, बस प्रोग्राम में बैठाओ नंबर्स, और देखो दूसरा क्या है, कस्टम इनपुट हमको देने को बोलेगा, जो हमारा रोल नंबर्स पे बेस्ड होगा, ठीक है? तो तुमको यहाँ पे बहुत सोच समझ के क्या बोलते हैं करना होगा। अगर तुमने थ्योरी बेसिस पे किया, अगर डायरेक्ट प्रोग्राम पे बैठा दिया, वो कंप्यूटर पे छोड़ दो वो कैसे करता है, तुमको बस आउटपुट मिलने से मतलब है। हाँ, सही में। ये सब रेडी करके रख दो, तो बेटर होगा। मैं आज ही करती हूँ तो फिर। करो करो, आज ही करो, कौन मना कर रहा है? ओके। और एक चीज अच्छी होगी पता है। क्या? देखो, कोई एक ही ढूंढने के लिए गया तो बहुत सारा टाइम जाएंगे। हम लोग कोई एक ओप का करते हैं, कोई एक बीएन का करते हैं, तो टाइम थोड़ा कम कम होगा, तो हम लोगों को जल्दी हो जाएंगे। उसके बारे में भी एक प्लान है, लेकिन वो मैं 6:30 को बोलता हूँ, क्योंकि रूपांजन भी तब सामने रहना चाहिए, ठीक है ना? ओ हाँ, वो तो है। हाँ। हाँ तो वो हम लोग बाद में डिसाइड कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास कब है? कब से है? 6:30 आज। हाँ, ओके ओके। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं। और सुनो, मैं तुम लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि मेरे अंकल बहुत सीरियस है, आईसीयू में है, तो कभी भी मतलब वो हो सकते हैं, तो कोई नहीं, पता नहीं। कोई नहीं, मेरा तो वैसे भी रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो मैं तो वैसे भी यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, वो तो वहाँ से देख लेना। अगर कुछ हाँ हाँ। मिडिल में अगर तुमको जाना पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ओके ओके, तुम यूट्यूब में अपलोड करोगे? हाँ। वाह, सुगंध सिंह। नहीं, मैं 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 तो पहले से भी कर रहा हूँ, तो वो तो राजनंदी को पता है। और तुम्हारा तो फिर अकाउंट बोलो यार, मुझे चेक करना है। मेरा नाम ही सर्च कर लो ना यूट्यूब पे। ओ ओके ओके, अभी करती हूँ। नहीं रुको, नाम स्पेलिंग नहीं, मिस्टेक मत करना। रुको रुको रुको, मैं तुमको एक लिंक भेज रहा हूँ, 1 मिनट रुको। हाँ बाय द वे गाइस, जावा नहीं आएगा हाँ। हाँ हाँ, अभी पता चला मुझे। ग्रुप में। सर ने ग्रीन सिग्नल दिखा दिया। जावा नहीं, वो जावास्क्रिप्ट है शायद। हाँ हाँ। हाँ। अच्छा नहीं, आता तो थोड़ा इजी होता, क्योंकि प्रोग्रामिंग बेस्ड है ना, तो सर उतना क्वेश्चन नहीं दे पाएगा। 1 मिनट। अच्छा, मुझे ये पूछना था, ये थर्ड क्वेश्चन जो आज डीएस का आया था, वो हाँ, कैसे किया? वो कुछ नहीं किया हमने। पहले एक नेट पे एक गिग्स फॉर गिग्स नाम का एक बहुत फेमस वेबसाइट है, वो पहले खोला। फिर उस पर हमने एक एवीएल ट्री का प्रोग्राम सर्च किया। फिर उस पर हमने जैसा जैसा ट्री का एलिमेंट था वो हमने प्रोग्राम में डाल दिया। फिर ट्री बन के हमको पोस्ट ऑर्डर मिल गया, हमने उसको दे दिया। फिर लास्ट में हमने एक और एलिमेंट
एक और एलिमेंट इंसर्ट किया जो हमको वो रोल नंबर पे बेचता, वो इंसर्ट करने के बाद फिर से प्रोग्राम रन किया तो हमको एक न्यू पोस्ट ऑर्डर मिल गया जो हमने लिख दिया वहाँ पे। ऑसम टैलेंट, इसको बोलते हैं टैलेंट। क्योंकि कौन इतना मगजमारी मारेगा ना, किसको इतना टेंशन है, क्योंकि मुझे लगा हम कैलकुलेट करके सेकंड क्वेश्चन निकाला और तुम भी कैलकुलेट करके सेकंड क्वेश्चन निकाला, इसका मतलब है कि हमारा कैलकुलेशन एकदम परफेक्ट है। क्योंकि देखो मुझसे मिस्टेक हो सकता है लेकिन जो प्रोग्राम पहले से ही बना बनाया मिल जाए उस पर हमको कभी मिस्टेक नहीं हो सकता। तुम ही मिथुन आरो। हाँ देखो, लिंक दिया है देखो।